नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजू निर्वाण। दोस्तों, जिस तरीके से देश अपना 76वां आज़ादी का जश्न मना रहा है, ऐसे में अगर हम सीमाओं की बात करें, देश की सुरक्षा की बात करें, तो हमारे जो जवान हैं वो हर पल तैनात हैं और इन जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो सीमाओं तक सड़कें, सुरंग और पुल बनाती है। कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या उसकी भूमिका है, इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। सर, आपका टीवी9 पर स्वागत है। थैंक यू। सर, हम देख रहे हैं कि देश जो है वो 76वां आज़ादी का जश्न मना रहा है और बहुत बड़ी बात है कि आज भारत एक, अगर हम विश्व की बात करें तो एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और विश्व के पटल पर अब भारत का नाम भी एक सुनहरे अक्षरों में अंकित है। देश अमृतकाल महोत्सव भी मना रहा है। लेकिन अगर हम सर सीमाओं की अगर बात करें, जहां पर हमारे जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भारत आज विश्व गुरु के स्थान पर है और ये हर क्षेत्र में है। आज अगर हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम बोलें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस तरह की ऊंचाइयों पर काम कर रही है। सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको दूंगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल उमलिंगला पास पर, जो 19,024 फुट पर है, वहाँ पर संसार की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई और विश्व पटल पर इंडिया का झंडा वहाँ पर उन्होंने फहराया। ये सबसे ऊंची जगह है जहाँ पर हमेशा किसी देश का झंडा फहरता है। तो और उसके साथ साथ ये केवल सड़क की बात है, ब्रिजेस और टनल्स की बात हम करें तो जो बॉर्डर रोड है इस जगह पर टनल्स बना रहा है जहाँ पर जिस तरह की ऊंचाइयां किसी भी देश में नहीं पाई जाती हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी को इसी वर्ष शिंकुला टनल की घोषणा की है, जो टनल जब बन जाएगी पूरी तरह से वो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी, 15,855 फुट पर। तो भारत जो है हर चीज में आज विश्व गुरु है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सबसे आगे है और जिस तरह की परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मयोगी काम करते हैं वो उस तरह की कंडीशंस पूरे विश्व में कहीं पर नहीं मिलती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे लोगों के सामने, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर, जैसे अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, भारत की जो सीमाएं हैं वो मित्र देशों से भी लगती हैं और जो दुश्मन देश हैं उनसे भी लगती हैं। अगर हम सीमाओं की बात करें, पाकिस्तान के साथ भी लगती है, चीन के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ लगती है। इन तमाम देशों के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। तो ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब सर अलग अलग तरह के, अगर हम टेरेन की बात करें तो बहुत डिफरेंट टेरेन है। बिल्कुल सही है। जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1960 में, तो हमारे 2 प्रोजेक्ट उस टाइम शुरू किए गए। एक बीकन था जो जम्मू कश्मीर रीजन में काम करता था और एक वर्तक था जो अरुणाचल प्रदेश में काम करता था। आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 18 प्रोजेक्ट 14 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जो राजस्थान से लेकर पूरे लैंड बॉर्डर्स में, लास्ट म्यांमार के साथ में जो हमारा मिजोरम है वहाँ तक हर राज्य में हम काम कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया कि किस तरह का टेरेन डिफरेंशियल होता है, कि राजस्थान में जैसे आपको पता है कि गर्मी बहुत पड़ती है और वहाँ पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। उसी तरीके से जब हम जम्मू कश्मीर और ख़ासकर लद्दाख में काम करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर्स -30 -40 भी जाता है। तो उस तरह की कोल्ड क्लाइमेट, एक्स्ट्रा कोल्ड क्लाइमेट में हमारे प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। 3 प्रोजेक्ट हमारे अभी लद्दाख में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विजायक जो हमारा नॉर्दर्न लद्दाख को देखता है, और प्रोजेक्ट हिमांक जो ईस्टर्न लद्दाख को देखता है, और प्रोजेक्ट योजक जो झंस्कार वैली को देखता है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ का वातावरण का जो चैलेंजेस हैं वो दूसरी तरीके के हैं,
वहाँ पर बारिश भी होती है, कई जगह पे बर्फ़ भी पड़ती है, तो हमारे पास में वर्किंग विंडो बहुत लिमिटेड हो जाती है। वहाँ पर हमारे 4 प्रोजेक्ट अरुणाचल में ही लगे हुए हैं। इस तरीके से जो BRO है पूरे LC पर, IB पर और LAC पर तैनात है, और जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, खासकर आर्मी के लिए सड़कें बना रहा है, ब्रिजेस और टनल्स बना रहा है। एयरफोर्स के लिए हमने 19 एयरफील्ड बनाए हैं अभी, और हमारे लोग इंडियन नेवी के लिए भी काम कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी एक टास्क फोर्स अंडमान निकोबार में भी तैनात है, वहाँ पर हमारे लोग सड़क बना रहे हैं, जेटी बना रहे हैं, और बाकी हैबिटेट और एलाइड स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। सर, जैसे आपने लद्दाख की बात की, पूर्वी लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो चीन के साथ अभी बीते दिनों जो गलवान वाली झड़प हुई, ऐसे में हमारी जो गलवान की ही अगर हम लोकेशन की बात करते तो हमारी सड़कों की क्या स्थिति है? हमारे जवान वहाँ पर बाई रोड जाते हैं या किस तरीके से स्थिति है? देखिए, पिछले 3 सालों में जून 2020 से और आज जैसे हम बात कर रहे हैं अगस्त में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पूर्वी लद्दाख में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। DSDBO रोड को पूरा बनाया है, और वहाँ पर बहुत तरह के चैलेंजेस थे, हाइट के चैलेंजेस थे, वहाँ पर टेरेन के चैलेंजेस थे, और वहाँ पर जब हमने ब्रिज बनाया है उसमें जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी थी श्योक रिवर में वो बहुत कम थी, उसके लिए हमने माइक्रो पाइलिंग का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हमने मार्सी मिकला, गलवान और डेमचौक तक सड़कें बनाई हैं। अभी हम ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी DBO तक भी बना रहे हैं, जो ससोमा से सासरला और ब्रांगजा होती हुई गैप्शन से DBO जाएगी। इस तरीके काफ़ी काम कर रहे हैं हम अभी पूर्वी लद्दाख में। और ये सड़क जो हमने अभी बात की थी उमलिंगला चिशुमले से डेमचौक 52 किलोमीटर की, ये पूर्वी लद्दाख में ही है ये सड़क। सर, आपने जैसे पूर्वी लद्दाख की बात की, कुछ लोकेशन हमने भी देखी, जैसे हमने चुशूल मीटिंग पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस वक्त हॉट टॉपिक भी है क्योंकि भारत चाइना की जो टॉक है वो वहाँ पर होती है, और पेंगोंग सो का जिक्र होता है। वहाँ पे सर एक रोड बनाई जा रही है क्योंकि इंडस रिवर के पैरेलली एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। हाँ, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा है। चिशूल दुंगटी फुकचे डेमचौक, ये तकरीबन 121 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसका जो सैंक्शन था वो इसी साल 21 जनवरी को हुआ, और 26 जनवरी से हमने उस पर काम शुरू कर दिया है, और ये बहुत तेज़ी से हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारा ध्येय है कि अगले साल वर्किंग सीजन में, मतलब अक्टूबर तक इसको ख़त्म भी कर देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादातर LAC के साथ तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और इंडस के साथ साथ ये सड़क होगी, जो हमारी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत उसका सहयोग होगा इस सड़क का। सर, जैसे कि आपने बताया कि LAC से बेहद नज़दीक है, 10 से 15 किलोमीटर का दायरा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पड़ोसी जो है, हमारे पड़ोसी को हमारी तरक्की और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आता। अगर हम लद्दाख की ही अगर बात करें तो काम करने में दिक्कत होती है, कभी ऐसा भी मौका आता है? नहीं, ऐसा तो हमें अभी तक तो मौका नहीं आया है। इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, जो बातचीत से आर्मी उनको हैंडल करती है। BRO अपना जो काम हमें सुनिश्चित किया जाता है उसको बहुत मुस्तैदी से और बहुत लगन से काम करती है। तो इस सड़क बनाने में हमें अभी इसमें कोई अड़चन अभी नहीं आई है इस तरह की। अगर सर हम पूर्वी लद्दाख की और मतलब LOC से लेकर LAC तक की अगर हम बात करें, भारत का ये विजय पथ है, जिसका विजय पथ जो कि BRO जो है वो भारत को ये विजय पथ बना के दे रहा है। अब तक सर कितनी टोटल सड़कें बन चुकी हैं अगर हम इस तरीके से इस जोन की अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रेड जो है सर ज़्यादा इसी इलाके में है? बिल्कुल सही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ आंकड़े कि तकरीबन 3500 किलोमीटर की सड़कें लद्दाख में हम अब तक बना चुके हैं, और 1500 किलोमीटर की सड़कों पर अभी भी काम चल रहा है आगे के आने वाले समय में। और इसमें लद्दाख में जो हम अपना बजट बताएं अगर हम पूरे BRO का, तो तकरीबन 30% बजट हमारा लद्दाख में लगाया जाता है, और 40% से थोड़ा कम 38% के करीब अरुणाचल में। तो ये 2 राज्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं सामरिक दृष्टि से भी, और जो इनकी कनेक्टिविटी है, दूर दराज के इलाके हैं, गांव हैं, वो भी अभी 75 सालों में जोड़े नहीं गए। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके बारे में सोचा है, और जो आगे के हमारे गांव हैं, जो लोग हमारे
बहुत मुश्किलों में रहते हैं और जो कनेक्टेड नहीं रहे अभी तक, उनको भी हमारी सड़कें, क्योंकि सड़क तो सड़क है, वो हम आर्मी के लिए बना रहे हैं, बट उसमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, टूरिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। आज जैसे आप गए थे अपने चैनल की तरफ से उमलिंगला पर गए, उमलिंगला पर आज टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है। लोग वहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि वो संसार की सबसे ऊंची सड़क है। वहाँ पर हमने ऑक्सीजन कैफ़े भी खोल दिया है, जो संसार का सबसे ऊंचा ऑक्सीजन कैफ़े है, और उस पर लोग वहाँ पर आके उनको एक थ्रिल मिलती है, एक अच्छा एडवेंचर मिलता है। और वहाँ पर हमने ऑक्सीजन कैफ़े की स्थापना भी की, जिससे लोगों को अगर कष्ट हो तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेल्फी खींचते हैं लोग, अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो इस तरह की सड़कें जो हैं ये ना केवल सामरिक दृष्टि से हमें मजबूत कर रही है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, बल्कि टूरिज्म में भी बहुत बढ़ावा देती है। और कुछ सड़कें हमारी खासकर उत्तराखंड में ऐसी हैं, जो चार धाम प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, वो हमारे जो बहुत कठिन जगहों पर हमारे कुछ धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर श्रद्धालु लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक वरदान के तरह साबित होती हैं। अभी पिछले साल ही हमें अमरनाथ यात्रा में लोग काफ़ी जाते हैं लोग, और जो वहाँ की यूटी JNK ने हमें खासकर वो ट्रैक BRO को दिए पहली बार कि आप इनको बनाएं, तो BRO ने उनको 4 फुट के होते थे, वो 5 फुट के, स्पेशली बालटाल वाला जो ट्रैक है उसको चौड़ा किया 12 फुट तक, उस पर रेलिंग लगाई और तरह तरह की सुविधाएं दी उसमें, और पहलगांव वाला रूट भी। तो लोग जो जा रहे हैं, जो हर साल जाते हैं, उनको बहुत राहत मिली और वो उसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इस तरह के कई काम हमें मिलते हैं। हम 5 मिनिस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं, जिसमें हर तरह की सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण हम करते हैं। सर, जैसे आपने उमिंगला का जिक्र किया, मैं खुद भी उमिंगला टॉप मैंने जाके देखा पूरा, वहाँ पे बड़ी ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है, और ऑक्सीजन एक बूथ भी वहाँ पर बनाया गया है। लेकिन अगर सर हम उस पूरे टेरेन की बात करें, तो जो डेमचौक का जो एरिया है, वहाँ से फोर्सेस को निगाह रखने में और तमाम तरह से बहुत मतलब एक सहूलियत हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेमचौक पहले कनेक्टेड नहीं था चिशुमले की तरफ से, तो जब ये सड़क बनी तो आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है, ITBP की डिप्लॉयमेंट है, जो ट्रुप्स हैं वो जल्दी से पहुंच सकते हैं अगर कोई स्थिति इस तरह की बनती है, क्योंकि डेमचौक बहुत हमारा सबसे पहला गांव है, तकरीबन 15 किलोमीटर है LAC से। और दूसरी बात ये है कि ये सड़क, जैसे आप गए हैं वहाँ पर, खुद आपने उस चीज़ को अनुभव किया है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 45 से 50% रह जाता है। उसमें सांस लेने में नॉर्मल आदमी को कठिनाई होती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जब वो सड़क में आप गए तो ये कैसे लोगों ने, और हमारे लोग तो नॉर्मल लोग हैं, कोई ऐसे माउंटेनियर नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पर काम किया, और उनको वहाँ पर नाक में खून भी निकलने लगता था, हैपो तरह की, कई तरह की बीमारियों की भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सड़क है ये उमलिंगला सियाचिन ग्लेशियर जो 17,700 फुट पर है उससे भी काफ़ी ऊंची है, और माउंट एवरेस्ट के दोनों बेस कैंप जो तिब्बत में हैं और नेपाल में, वो 16,900 फुट पर है और एक 17,200 फुट पर है, उनसे भी ऊंचा है। और यहाँ पर मशीनें भी जो हैं उनकी भी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन, तो वो भी उनकी एफिशिएंसी भी करीब 45 से 50% हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम वहाँ पर टेक्निकल आती है कि सड़क में जब सर्दी पड़ती है तो जो नीचे का पानी होता है वो क्रिस्टलाइज होता है, उसको सॉइल हीव बोलते हैं, तो वो सड़क को ऊपर की तरफ फोर्स करता है, जिससे सड़क के अंदर डैमेज होता है, दरारें आती है। तो उसको भी हमने काबू करने के लिए नॉन फ्रॉस्ट सब बेस इस सड़क पर पहली बार लगाया, इंडिया में पहली बार इस तरह का हमने सब बेस का निर्माण किया एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ में। तो वो सड़क हमारे लिए एक बहुत टेक्नोलॉजिकली एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, और एक जो रिकॉर्ड होल्डिंग में इंडिया का जिस पे नाम आता है आज संसार की सबसे ऊंची सड़क, उसमें भी BRO ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया।